हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर सौरभ सर एंड आज हम शुरू करेंगे हमारा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक, देखो मेटल और नॉन मेटल ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार आपको ये चैप्टर देखने के लिए मिलता है क्लास 8th में। ठीक है, वहाँ पे ये चैप्टर आपको पहली बार देखने के लिए मिलता है और थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया रहता है कि मेटल क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, जैसे मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हार्डनेस है, डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है, लस्टर है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हमको पता होता है 8th क्लास में। बट इन क्लास 10th हमको क्या करना है, हमको ना एक लेवल एडवांस जाना है। ठीक है, क्लास 8th में हम मेटल और नॉन मेटल के सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि भाई दिखता कैसा है, होता कैसा है, टच करेंगे तो हार्ड लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट जैसे ही हम क्लास 10th में आते हैं और फिर हम इस मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम फिज़िकल प्रॉपर्टी को रिव्यू ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बात ही नहीं करेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात ज़रूर होगी, थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे। बट हमको यहाँ पे बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, दोनों ही चीज़ें रहेंगी। अब इसके पहले कि मैं मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये सब चालू करूँ, थोड़ा सा जैसा कि आपको पता है हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कि यार मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, फिर हम देखेंगे उसके अंदर मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो 8th अब हम बात करेंगे मैटर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैटर हम पहली बार पढ़ते हैं क्लास 9th में। ठीक है, देखो क्लासेस का रेफरेंस देना ज़रूरी है क्योंकि आपके करेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रीवियस नॉलेज अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट इतना ज़रूर याद रखिए कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपकी पढ़ी हुई चीज़ है। तो 9th में हम पहली बार मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमको पता है कि यार मैटर कोई एक चीज़ है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया की सारी ऑब्जेक्ट्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास मास भी है। ठीक है, तो ये मैटर हुआ। अब मैटर के बारे में हमने और जब पढ़ा था 9th में तो हमने को समझ में आया था कि एक मैटर जो है ना, अगर ये एक मैटर है तो ये बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इसी को आगे जाके हमने बोल दिया था एटम्स। क्या बोल दिया था? एटम्स। अब एक मैटर है मेरे पास और उस मैटर के अंदर अगर मैं ऐसे एटम्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि ही सेम टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं, ठीक है, तो इनको मैं बोलूँगा एलिमेंट। क्या बोलूँगा इनको? एलिमेंट बोलूँगा। ठीक है, एलिमेंट बोलूँगा। तो एलिमेंट का एग्जाम्पल में क्या आ गया? अब जैसे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है तो इसके अंदर ऑक्सीजन के ही एटम है, हाइड्रोजन तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक आयरन की रॉड बोल रहा हूँ, आयरन का सिंबल होता है Fe। ठीक है, अगर मैं एक आयरन की रॉड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं एक कॉपर के वायर की बात कर रहा हूँ, तो कॉपर वायर के अंदर कॉपर ही रहेगा, आयरन के अंदर आयरन के ही एटम्स रहेंगे। ठीक है, गोल्ड के तो नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इसलिए इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको? एलिमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, अगर एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हों, डिफरेंट टाइप के हों, तो इस कैटेगरी के अंदर आता है कंपाउंड। क्या आता है? कंपाउंड। जैसे वाटर, वाटर क्या होता है? H2O, है ना। अब इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, भाई इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसमें डिफरेंट एटम्स हैं, एक ही टाइप के एटम नहीं है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर बात हमको करनी है मेटल की, हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, ये तो कुछ 9th क्लास की चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, हम बैकग्राउंड लेके चलना चाह रहे हैं।
ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि यार अगर एलिमेंट्स वो चीज़ हैं जिनमें सेम टाइप के एटम्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात। ठीक, तो अगर एलिमेंट सेम टाइप के एटम से बना हुआ है तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। तो हमको पता है कि इस दुनिया में अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप एक चीज़ सर्च करके देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ये 118 एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जमा के लिखा गया है। ठीक है, कैसे जमाया गया है, किस बेसिस पे जमाया गया है, ये अभी हमारा मैटर नहीं है। ठीक है, चलो अब ये 118 एलिमेंट्स के अंदर जो 98 एलिमेंट्स हैं ये नेचर में अवेलेबल हैं, और बाकी के जो बोला चाहिए 20 हैं ये लैब में हमने इसको बनाया हुआ है, ये नेचर में नहीं है। ठीक है, अब सर एलिमेंट्स जो 118 एलिमेंट्स है ना, इसी को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो बनती है ये बनती है मेटल की। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बनती है मेटलॉइड की, और तीसरी कैटेगरी बनती है हमारी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब मेटल्स के एग्जांपल्स ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं है। ठीक है, हमने डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन से अगर आप वायर मंगाते हैं तो वो आपसे पूछेगा भैया कॉपर की वायर लाऊं कि एल्यूमिनियम की वायर लाऊं, तो ये कॉपर एक मेटल है ना, एल्यूमिनियम एक मेटल है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक, जिंक, आयरन, ये सारे क्या हैं? मेटल हैं, एक ही टाइप के मटेरियल से बने हैं, और उनमें कुछ और भी स्पेशल फीचर्स हैं मेटल्स के अंदर। ठीक है, ये हम आगे जानेंगे कि हार्ड रहते हैं, लस्टरस रहते हैं, सोनोरस रहते हैं, कंडक्टर हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, अब जहाँ तक हम बात करते हैं मेटलॉइड्स को, अभी के लिए 1 मिनट के लिए स्किप करते हैं, हम नॉन मेटल में आते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पे मोस्टली कैसे रहते हैं? गैसेस रहती हैं। गैसेस रहती हैं, जैसे हमारे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। इसके अलावा ठीक है, फास्फोरस हो गया, सल्फ़र हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑर्गन हो गया। ठीक, तो ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। इनके अपने अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आता है, ज़िंदा रहने के काम आ रहा है। ठीक है, क्लोरीन वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, फास्फोरस जो है वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। ठीक है, ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स वो हैं जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो ध्यान से समझना है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं आपके बोरॉन, ठीक है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। ठीक है, ये सबके सिंबल्स हमको याद रहना बहुत ज़रूरी है, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, आर्सेनिक। ठीक है, फिर आता है आपका टेल्यूरियम है, पोलेनियम है। ठीक है, वो सारी अभी आपके काम की नहीं है, तो इतना में ही मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हमको ये समझ में आया यार कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर के अंदर एटम्स होते हैं। एटम्स अगर सेम टाइप के हुए तो एलिमेंट बोलेंगे, डिफरेंट टाइप के हुए तो कंपाउंड बोल देंगे। सेम टाइप के जो एटम्स वाले मैटर हैं उनको ही हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट को हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल, मेटलॉइड और हमारा नॉन मेटल्स।
ठीक है, चलो। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के यूजेस। तो ऑब्वियसली बहुत सारे यूजेस हैं, एक तो है नहीं, ठीक है। अगर हम कुछ मेटल्स के यूजेस के बारे में बात करें, मेटल्स के यूजेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमको पता है कंस्ट्रक्शन में जो रॉड्स लगती हैं, छड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन रॉड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, कंस्ट्रक्शन रॉड, ठीक। फिर बर्तन बनाने में यूटेंसिल्स, ठीक, डोर, दरवाजे बन रहे हैं, ठीक है। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का यूज़ हो रहा है ना, थर्मोमीटर भी इसी से बन रहा है। मशीन्स में बोलोगे सर कौन सी मशीन, अरे बहुत सारी मशीन है ना, गाड़ी के इंजन हो गए, आपकी गाड़ी का साइलेंसर हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इवन व्हीकल्स बनाने के लिए, है ना, व्हीकल्स बनाने के लिए मेटल का यूज़ हो रहा है। तो ऐसे ही एन नंबर ऑफ यूजेस हैं मेटल्स के लिए। अगर मैं बात करूं मेटलॉइड के लिए, मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स जनरली यूज़ होते हैं अलॉय बनाने के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये अलॉय क्या है? अलॉय इज़ अ कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स। मेटल के साथ किसी मेटलॉइड को मिक्स करके हम ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, या ऐसी प्रॉपर्टी हमको आउटपुट में चाहिए होती है जो शायद कोई मेटल अकेला ना दे पाए, ठीक है। उसके बाद ग्लास बनाने में, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो सब ऐसे ही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है पता है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज़ है? इलेक्ट्रॉनिक्स में बनते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बनते हैं? सेमीकंडक्टर। आप सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, टैबलेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सब के अंदर एक होता है प्रोसेसर, है ना। आज के ज़माने में हम देखते हैं मीडियाटेक का प्रोसेसर है, हेलियोस है, स्नैपड्रैगन है। तो ये प्रोसेसर बनते हैं इन सारे सेमीकंडक्टर से, ठीक है। इसीलिए मेटलॉइड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेटलॉइड या सेमीकंडक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, ये मेरे ख्याल से ताइवान में है, ठीक है। कंपनी का एग्जैक्टली नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा है, TSME ऐसा कुछ नाम होता है, बट ताइवान में है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमको बात करनी है नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में ऑक्सीजन हो गया। भाई ऑक्सीजन क्या काम आता है? रेस्पिरेशन के, जिंदा रहोगे, सांस लोगे, है ना, रेस्पिरेशन के काम आ रहा है। उसके बाद स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लास्ट फर्नेस में हम कार्बन का यूज़ करते हैं। कार्बन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कोक, प्योरेस्ट फॉर्म होता है बेसिकली ये, ठीक है। इसको हम स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, इसका हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, ठीक। क्रैकर्स, फटाके बनाने में, है ना, फटाके बनाने में यूज़ करते हैं। तो दिवाली आ ही रही है, ठीक। चलो, तो अभी तक हमने जितना भी देखा ये प्योर एंड प्योर बोलना चाहिए, ओके। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, और फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। टिल देन थैंक यू। ओके, तो चलिए अब हमको बात करनी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में।
तो सबसे पहले हमको समझना है कि यार ये फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टी अगर कहीं पे वर्ड आ रहा है ना, तो चाहे वो कोई से भी क्लास में आप रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब समझना, इसका मतलब सीधा 3 चीज़ों से है, ठीक है। 3 चीज़ों से इसका मतलब है। पहला मतलब होता है इसका फॉर्म, ठीक है। दूसरा मतलब है इसका अपीयरेंस, और तीसरा मतलब है इसका स्टेट। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब है शेप से, शेप से, साइज से, ठीक है। तो जहाँ पे हम किसी भी चीज़ के शेप के बारे में, साइज़ के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, उसके स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्टेट का मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। अपीयरेंस में है ना, शाइनी है, डार्क है, डल है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही हमको मेटल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच इज़ अ लस्चर, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज़ लस्चर, ठीक है। अब लस्चर क्या बताता है? लस्चर का एक सीधा सा मतलब है जो आप ना क्लास 6 में आपने पढ़ा है लस्चर पहली बार, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये आप और कौन कौन सी क्लासेस निकाल के ला रहे हैं, बट यू नो लस्चर हम पहली बार पढ़ते हैं क्लास 6 में, और वहाँ पे एकदम सीधा सा मतलब समझते हैं कि लस्चर मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल। अब आप बोलेंगे कि सर मेटल का शाइनी अपीयरेंस यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेटल हम देखते हैं अगर मैं कंस्ट्रक्शन रॉड वाला छड़ निकाल के लाऊं तो वो तो चमकता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसके पीछे का रीज़न अलग है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मैं नया प्लास्टिक का बोतल ख़रीद के लाऊंगा, वो भी तो चमकते रहेगा, तो क्या वो भी लस्चर है? नहीं, वो लस्चर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मेरे पास ना एक कंस्ट्रक्शन रॉड है, क्या है? कंस्ट्रक्शन वाली रॉड, छड़ जिसको बोलते हैं हम, है ना। इसको हिंदी में लिख देता हूँ, छड़। इसको क्या करना है? सैंड पेपर से क्लीन करना है, सैंड पेपर से क्लीन करना है। तो देखना, जैसे ही आप सैंड पेपर से इसके ऊपर की लेयर निकालोगे ना, ये अंदर से शाइन करता हुआ इसके अंदर का लेयर, शाइनी लेयर दिखने लगेगा आपको, ठीक है। बेसिकली आप जब स्क्रैच कर रहे हैं ना मेटल को, तो नया सरफेस आ रहा है, ठीक है। वो अपीयरिंग, शाइनी अपीयरिंग होना चाहिए। आप नए प्लास्टिक के बॉटल ले आइए, उसको सैंड पेपर से घिसिए, उसमें इतने स्क्रैचेस आ जाएंगे कि वो शाइनी का कुछ बचेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो बेसिकली लस्चर जो वर्ड है वो क्या बताना चाह रहा है? वो बता रहा है कि जब प्योर स्टेट में हमारा मेटल होता है, ठीक है, तो जब मेटल किस में होता है? प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में है, ठीक है, तो वो शाइनी सरफेस शो करता है, शाइनी सरफेस शो करता है। इसी को हम बोलते हैं लस्चर, या इसी को बोला जाता है मेटालिक लस्चर भी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्चर भी, ठीक है। चलो, अब हमको कुछ मेटल्स के बारे में बात करनी है। कुछ मेटल्स जैसे आयरन, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम, या हम बोल देते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, या ले लो सोडियम, क्या ले लो? सोडियम। अब ये ना रिएक्टिव मेटल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। ये कैसे हैं? रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। अब आपने आयरन की छड़ को देखा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा चमकता हुआ नहीं दिखता। आपने एल्यूमिनियम वायर को देखा होगा, ये भी चमकता नहीं दिखता। मैग्नीशियम की रिबन देखी होगी, ये भी नहीं चमकता। सोडियम भी बहुत ज़्यादा नहीं चमकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मेटल्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं। कैसे हैं ये? रिएक्टिव मेटल्स,
कैसे हैं ये? रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये मेटल, ठीक है, ये मेटल्स जैसे ही रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, तो ये बना लेते हैं मेटल के ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना लेता है? मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, तो इनका जो आउटर लेयर है ना, ये काम कर रहा है मेटल ऑक्साइड बनाने का, क्योंकि आउटर लेयर एयर के कांटेक्ट में है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है और इसके चारों तरफ यहाँ पे बन गया है मेटल का ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि भाई यही तो एयर के कांटेक्ट में था ना, यही तो यहाँ से एयर के कांटेक्ट में है, ये यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में है, तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। अब याद रखिए मेटल ऑक्साइड जो है ना, ये डल होता है। कैसा होता है? ये डल होता है, डल। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि मेटल हर जगह पे आपको चमकता हुआ दिखे, और आयरन तो नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? यही वजह है, यही रीज़न है कि आयरन रिएक्टिव होता है। वह अपने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, जो कि डल दिखता है आपको बाहर से। ठीक है, चलो अब देखो, आयरन के ऊपर जो यह आयरन ऑक्साइड बनती है, इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर भी आती है रस्टिंग, कॉपर के ऊपर भी रस्टिंग आती है। ठीक है, तो अब चाहे तो इस चीज़ को यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं कि आयरन जब अपने एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है तो हम बोल देते हैं कि वो रस्टेड हो गया है। क्या हो गया है? रस्टेड हो गया है। ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का लेयर बना लेता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ब्राउन कलर का लेयर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं Fe2O3। ठीक है, वैसे ही एल्यूमिनियम ना स्मोक कलर का अपीयरेंस लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है, वैसे ही कॉपर Cu। ठीक है, ये ब्लैक एंड ग्रीन कलर का अपीयरेंस लेके आता है। ठीक है, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन बनता है, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, हम डायरेक्टली डील करेंगे। ठीक है, जो काम की बात है बस उसी के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है हार्डनेस। ठीक है, अब हम सभी ने हमने सुना है कि यार मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। सही बात है। ठीक है, हार्डनेस। अब कोई पूछे सर हार्डनेस का मतलब क्या है? भाई हार्डनेस का सीधा सा मतलब है विच कैन नॉट बी ईजीली स्क्रैच्ड या बेंट। ठीक है, विच कैन नॉट बी ईजीली बेंड और स्क्रैच्ड। अगर आप किसी चीज़ को इजीली स्क्रैच कर पा रहे हो, बेंड कर पा रहे हो, तो सॉफ्ट हुआ ना, हार्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो या दिस इज इट। चलो, तो मेटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, अब सर सारे मेटल हार्ड होते हैं क्या? अरे नहीं, कुछ मेटल हैं जो यहाँ पे ना एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं मेटल के बारे में, जैसे हार्डनेस हम पढ़ रहे हैं, तो हमको लगेगा कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। नहीं, एक आध दो मेटल हार्ड नहीं भी हैं भाई, उन्हीं को बोलते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में क्या आता है हमारा पोटेशियम। इसका सिंबल होता है K। ठीक है, सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। अब ये इतने सॉफ्ट है ना कि ये नाइफ से कट जाते हैं। ठीक है, कैन बी कट विथ नाइफ। सोचो इतने सॉफ्ट हैं, फ्रूट्स जैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, दैट इज मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी।
मैलेबिलिटी। अब क्या होती है मैलेबिलिटी? ठीक है, मैलेबिलिटी का मतलब है अगर आप कोई मेटल लें और इसको हिट कर करके इसको शीट्स में कन्वर्ट करें, चादर में कन्वर्ट करें, है ना। अगर आप शीट्स में इसको कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है, तो इस हम बोलेंगे कि यार मेटल के अंदर क्या है, मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। टू बी कन्वर्टेड इन शीट्स, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे मैलेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल रहते हैं? एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसमें आयरन है, जिंक है, ठीक है, फिर हमारा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का फॉयल आपने देखा होगा। अरे एल्यूमिनियम की फॉयल क्या है? शीट ही तो है एल्यूमिनियम की, तो मैलेबिलिटी से बनी हुई है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक, चलिए अब हमारे सामने और भी एक दो कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, जिसमें ऐसे डक्टिलिटी है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, हीट की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोनोरस। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। ठीक है, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा डक्टिलिटी। ठीक है, अब डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी का मतलब ऐसे मेटल्स जिनको आप खींच के आप उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, जैसे आपने कॉपर की वायर सुनी होगी, गोल्ड की वायर सुनी होगी, एल्यूमिनियम की वायर सुनी होगी। तो ये क्या है? ये सारे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है इनके अंदर। ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब के अंदर क्या है? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो अब आपकी बुक में ना एक क्वेश्चन दिया है कि मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मटेरियल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा ये शायद गलत लिखा गया, हाँ, गोल्ड। तो आप लिख सकते हैं मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेंगे ना, 1 ग्राम गोल्ड लेंगे, तो इस 1 ग्राम गोल्ड से आप चाहें तो 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। आप चाहें तो इससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ये इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। और चाहें तो 1 स्क्वायर मीटर समझते हैं? 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। एक ऐसा रेक्टेंगल आप इमेजिन कर लीजिए, एक ऐसा स्क्वायर इमेजिन कर लीजिए जिसका लेंथ भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है। ठीक है, तो दैट इज़ 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर मीटर की शीट हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। फाइन, नेक्स्ट हमको जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना है, ठीक है, उनमें है हमारा हीट कंडक्टिविटी ऑफ हीट। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। 5th नंबर का हमारा है ये हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी में हम देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं ना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, आपके बुक में एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपने छोटे क्लासेस में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि अगर आप एक ऐसा रॉड ले लें, ठीक है, एक ऐसा रॉड ले लें और यहाँ पे अगर आप वैक्स को चिपका दें और यहाँ पे आप कैंडल से गर्म करें, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वैक्स जो है यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हीट जो है आप हीट यहाँ पे किए हुए हैं, हीट जो है वो यहाँ से इधर ट्रैवल करते हुए हीट ट्रैवल कर रही है, मतलब हीट का कंडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट, ये हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमको ये पता है कि मेटल्स का ना दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब इनको मेल्ट करना, इनको पिघलाना आसान नहीं है, ठीक है, इनको पिघलाना आसान नहीं है। अब कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं टंगस्टन का। टंगस्टन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है मेल्टिंग पॉइंट। अरे इसीलिए तो इसको बल्ब में यूज़ करते हैं ना। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, उसमें हम इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये जल्दी पिघलेगा नहीं, ठीक है। चलो, अब हमारे डे टू डे लाइफ में हम आयरन का भी यूज़ करते हैं, है ना। जिंदल स्टील पावर प्लांट है हमारे पास, आयरन है, आयरन वहाँ पे पिघलाया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1538 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हो गई हीट की कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट हमको बात करनी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, कि अगर मेटल्स के ऊपर से अगर इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाए, ठीक है, या मेटल्स में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को दिया जाए, तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हम मेटल्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम मेटल्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, नॉन मेटल पे अभी हम नहीं पहुँचे, ठीक है। मुझे लगा था 3 स्लाइड में हो जाएगा, बट इट इज़ टेकिंग समथिंग मोर, नो प्रॉब्लम, विल से इट हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th प्रॉपर्टी हमारी जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चलिए, क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक ऐसा बल्ब है। अब बल्ब से मैंने क्या कर दिया, बल्ब से मैंने एक वायर ली। अब वायर क्या के लिए है, मैंने वायर मैंने ली हुई है से कॉपर की वायर ली हुई है। अब कॉपर की वायर से मैंने एक बैटरी को जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या करंट फ्लो होगा? हाँ, बिल्कुल करंट फ्लो होगा। बल्ब ग्लो होगा? हाँ, बिल्कुल ग्लो होगा। तो हमको यहाँ से समझ में आया कि भाई जो मेटल है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जनरली अगर आप वायर्स देखे होंगे ना, इलेक्ट्रिक वायर्स जो अगर आप देखे होंगे, जनरली इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर ना एक कोटिंग लगी होती है, ठीक है, कोटिंग होती है। ये कोटिंग ना पीवीसी की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरीके का प्लास्टिक समझिए आप, एक तरीके का इंसुलेटर है, ताकि आपको शॉक ना लगे, क्योंकि वायर से तो करंट फ्लो हो रही है ना, आप डायरेक्ट वायर को कैसे छुएंगे। तो इसीलिए ऊपर में एक आपको कोटिंग दी जाती है, ताकि आप वायर को डायरेक्टली ना छुएं और आपको करंट ना लगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है मेटल के बारे में, दैट इज़ सोनोरस, ठीक है, सोनोरस। अब सोनोरस जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ अ मेटल टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। अगर कोई मेटल है और वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल लगी रहती है, या एग्ज़ाम के टाइम पे वो एक बड़ा सा मेटल का वो रहता है, कंटेनर रहता है, जिसको बजाया जाता है। लेकिन जब घर में पूजा या हवन वगैरह होता है, वहाँ पे भी बजाने के लिए एक तो बड़ा सा थाली जैसा रखा रहता है, जिसको हम बजाते हैं, ठीक है। कोविड के टाइम पे हमने थाली भी बजाई हुई है भाई, ठीक। तो ये सब इससे क्या समझ में आया कि भाई मेटल को जब हम बजाते हैं या जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी रिंगिंग साउंड को ही हम बोलते हैं कि सोनोरस प्रॉपर्टी है इसके अंदर। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों है सर, मैं बुक को बजाऊंगा तो नहीं निकलेगा। तो इसके पीछे का रीज़न होता है इसके अंदर की इलास्टिसिटी। अब आप पूछोगे सर मेटल के अंदर इलास्टिसिटी होती है? हाँ, होती है, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यस, मेटल के अंदर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, फाइन। अच्छा, एक चीज़ जो शायद मैंने ऊपर नहीं बताया है कि ऑब्वियसली
मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ मेटल्स हैं जैसे मर्क्यूरी जिसको हम Hg बोलते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। बट मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्या क्या पढ़ा है हमने इसके अंदर? हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले अगर हम देखते जाएं तो इसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है लस्टर, ठीक है। हमने इसके अंदर पढ़ा है लस्टर, ठीक। लस्टर मतलब शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा हार्डनेस। हार्डनेस के बाद ही हमको एक्चुअली सॉलिड पढ़ना था, बट ठीक है, इट्स ओके। मेलेबिलिटी के बाद डक्टिलिटी के बाद हमारा हीट कंडक्टिविटी, देन हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देन सोनोरस एंड देन सॉलिड। तो ये हो गया पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। अब हमको आगे बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। चलिए, तो हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अनलाइक मेटल्स, जैसे मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं, एक आध मेटल जो हमने देखा जैसे मर्क्यूरी, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो एक्सेप्शन है। इसके अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन वाली बात है, एक्सेप्शन है यहाँ पे भी। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, तीनों ही स्टेट में अवेलेबल हैं। मोस्टली अगर आप देखा जाए तो वो सॉलिड और गैस में ही हैं, लिक्विड में बस एक होता है, ठीक है, जिसको हम ब्रोमीन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन मेटल्स, ओके, दे आर मोस्टली इन आइदर सॉलिड और गैसेस, ठीक है। सॉलिड्स और गैसेस में ये रहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो सॉलिड में अगर मैं देखूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, सॉलिड में अगर मैं देखूं तो सॉलिड में मेरे पास क्या क्या है? तो सॉलिड में मेरे पास है बोरॉन हो गया, है ना, कार्बन हो गया। मैं खाली सिंबल लिखते चल रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ कि आपको आता ही होगा। सिलिकॉन आपको नहीं भी आ रहा होगा तो जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। सिलिकॉन हो गया, ये हो गया फास्फोरस, ठीक है, फिर सल्फ़र है, आयोडीन है, ठीक है, आर्सेनिक है, ठीक, ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। गैसियस फॉर्म में अगर हम देखें, गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में मोस्टली हमारा आ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, हाइड्रोजन, फिर हमारा आ जाएगा हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, फिर हमारा आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। रेडॉन, ठीक है, आरएन होता है ये रेडॉन। ये सारे गैसेस फॉर्म में होते हैं। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में बस हमारा एक ही नॉन मेटल होता है, दैट इज़ ब्रोमीन। ब्रोमाइन भी बोलते हैं इसको कई बार, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता, ब्रोमीन, ठीक है। चलो, तो इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटल के अंदर, ठीक है, नॉन मेटल के अंदर जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें ये सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, ठीक है, शाइनी नहीं होता, लस्टर नहीं होता इनके अंदर। देखो, सब उल्टा ही है उसी का। उसमें हार्डनेस था, इसमें सॉफ्टनेस है। उसमें लस्टर था, इसमें डल है। उसमें कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, इसमें आप लिख दोगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद ये नॉन सोनोरस होते हैं। सोनोरस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर वो तो डक्टाइल और मेलेबल थे, मतलब खिंचा रहे थे ना, या तो खींच के वायर बना दो या तो खींच के दोनों साइड से, आप चारों साइड से खींच के शीट बना दो। इसमें ऐसा नहीं होता। चौक आप जानते हो, क्लास में टीचर लिखता है चौक से, तो चौक को खींचोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा ना, बिखर जाएगा, शैटर हो जाएगा, ग्लास जैसा,
ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ठीक है, तो ब्रिटल होता है, तो याद रखना डक्टाइल और मैलेबल का उल्टा होता है ब्रिटल, जो कि शैटर हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए। फाइन, चलो नेक्स्ट हमको बात करनी है। अच्छा, इसमें एक टेबल यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा, टेबल नंबर 3.1। ये टेबल दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी से ही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें दिया है एलिमेंट, सिंबल, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और सोनोरिटी। ठीक है, ये सोनरस प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो मैं ना इसमें लेता हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल ग्रेफाइट का। ठीक है, किसका लेता हूँ एग्जाम्पल? ग्रेफाइट का लूँगा। ठीक है, ग्रेफाइट। पता है आपको ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपकी पेंसिल की इसमें होता है निडल जो बनती है आपकी, ठीक है, वो ग्रेफाइट की बनती है, और वो एक्चुअल में कार्बन ही होता है। क्या होता है? कार्बन ही होता है। ठीक है, हम इसमें कोल भी लेंगे। कोल पता है आपको? कोल, कोयला, ये भी क्या होता है? कार्बन ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सपोज अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम बिक कर लेते हैं। हाँ, अगर सबसे सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का सिंबल क्या है? कार्बन होता है, कार्बन आ जाएगा C। ठीक है, तो अब इसका टाइप ऑफ सरफेस क्या रहेगा? तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉन लस्टर। नॉन लस्टर, लस्टर नहीं होता। हार्डनेस, हाँ होती है। देखो ये नॉन मेटल है ना, ये नॉन मेटल है ना, ये भी नॉन मेटल है। एक मिनट, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन हार्डनेस है। मेलेबिलिटी नहीं है, आप इसको खींच के शीट नहीं बना सकते, आप इसको खींच के वायर नहीं बना सकते। डक्टिलिटी भी नहीं है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? अरे हाँ, बिल्कुल करता है। देखो नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, सोनरस नहीं है। तो देखो इसमें हार्डनेस और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली प्रॉपर्टी ठीक मेटल के जैसी है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे कोल का। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोल का, कोयले का। कोयले का भी सिंबल कार्बन ही है ना, ये भी नॉन लस्टर एनल। ठीक है, इसको एक मिनट, नॉन लस्टरस एनल। ठीक है, हार्ड होता है क्या? हाँ बिल्कुल हार्ड होता है। मेलेबल होता है? नहीं होता। डक्टाइल होता है? नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं करता। सोनरस भी नहीं होता। तो बस देखो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही आप अलग अलग तरीके की चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें ले सकते हैं आयोडीन। ठीक है, आयोडीन ले लो, आयोडीन। अब आपको पता होगा आयोडीन का सिंबल होता है I, और इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। हार्डनेस नहीं है, मेलेबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी नहीं है, कंडक्ट भी नहीं करता, सोनोरिटी भी नहीं है। ठीक है, सोनोरिटी नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ सरफेस याद रखना, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्टर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चल रहा है? मतलब आप पहले बोल रहे हो कि नॉन मेटल में सॉफ्ट होते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया भाई दो हार्ड हैं, फिर हम बोलते हैं डल है, यहाँ पे हमने देख लिया एक लस्टर है, फिर हम देख रहे हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर रहा है। तो ये तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। अरे हाँ, नॉन मेटल में एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, और इसीलिए हमको नॉन मेटल के एक्सेप्शंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से निकल के आता है, ये आता है एक्सेप्शंस का ही। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो, तो एक्सेप्शंस की जब मैं बात करूँगा तो मैं यहाँ पे दोनों की बात करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेटल की बात कर रहा हूँ या नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मर्क्यूरी, मैं बस हिंट देते हुए चलूँगा यहाँ पे। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पता है एक मेटल होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। बाकी सारे
मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड है। तो मर्क्यूरी याद रखना एक मेटल है और लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, दूसरे एक्सेप्शन से, ठीक है। दो मेटल होते हैं, एक होता है गैलियम Ga और एक होता है सीजियम Cs, गैलियम और सीजियम, ठीक है। ये इतने क्या बोलना चाहिए, लो में गैलियम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गैलियम और सीजियम, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, ये इतना लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इतने कम टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं। आप अपने पाम में रखिए, ठीक है, आप अपने पाम में रखिए, आपके पाम में ये मेल्ट हो जाएंगे। हाथ में आप रखो अपने, ठीक है, आपके हाथ में ही मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे बर्फ़ जैसे, ठीक है। इसके बाद तीसरा आयोडीन, है ना, आयोडीन नॉन मेटल है। लश्चर तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके अंदर लश्चर है, ठीक है, इसके अंदर लश्चर है। उसके बाद कार्बन, है ना, कार्बन ये मल्टीपल फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। एलोट्रॉप्स बनाता है, एलोट्रॉप्स मतलब मल्टीपल फॉर्मेट्स बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, मल्टीपल फॉर्म्स बनाता है, ठीक है। मल्टीपल टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, फॉर्म्स बनाता है, ठीक है। डायमंड भी कार्बन का ही एक पार्ट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, आपको पता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। कार्बन के अंदर ही ग्रेफाइट बनता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो एग्जांपल याद रखने हैं। एक याद रखना है डायमंड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, और एक याद रखना है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है। तो ये दोनों ही नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से अलग हैं, ठीक है। उसके बाद हमको इसमें एक दो चीज़ों के बारे में और बात करनी है, एल्कली मेटल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। एल्कली मेटल्स तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इनकी डेंसिटी इतनी कम होती है, ठीक है, कि ये बस नाइफ से भी कट सकते हैं, ठीक है। तो हमको याद रखना है, ये 5th नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट हैं, क्यों सॉफ्ट हैं, क्योंकि ये लो डेंसिटी है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो है, और ये इतने सॉफ्ट हैं, ठीक है, कि ये नाइफ से भी आराम से क्या कर सकते हैं, कट कर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमको बात करनी है वो रहेगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, thank you so much.